नमस्ते भाई। कैसे हो आप सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन 3D। 3D है क्या? 3D की अगर बात करूं मैं, तो 3D का मतलब होता है तीन डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब अगर हिंदी में बताऊं मैं आप लोगों को, तो विमाएं होता है। विमाएं। डायमेंशन का मतलब विमाएं। विमाएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 3D होता क्या है। अगर मेंसुरेशन 3D की एग्जाम में वेटेज की बात करूं मैं, तो 6 नंबर का वेट है इसका। अगर मेंसुरेशन 3D के एग्जाम में नंबर की बात करूं मैं, तो 6 नंबर की ये चैप्टर है। इसमें से दो क्वेश्चन दो दो नंबर के आएंगे, और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का बनेगा, या फिर एमसीक्यू के अंदर आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेंसुरेशन 3D है, इसके जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं कि वो क्वेश्चन वो कैसे बनाए। मेंसुरेशन 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन निहायत ही एकदम सिंपल भी बन सकते हैं, और निहायत ही एकदम हार्ड भी बन सकते हैं, जो आपकी आत्मा को कपा दे। इतनी कैलकुलेटिव भी बना सकते हैं। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो सिंपल सी कैलकुलेशन देगा आप लोगों को। अगर एग्जामिनर का मूड खराब है तो आपको बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे सकता है वो। अब आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि इस पर सवाल कैसे आते हैं। सवाल वही आते हैं जो सिंपल से हो या फिर कैलकुलेटिव हो। जैसे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप के सवाल हम इस प्रश्न वाली या फिर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऐसे सवाल ही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड है कि सवाल कैसा आएगा, हार्ड आएगा या फिर कैलकुलेटिव आएगा या फिर नॉर्मल से आएगा। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि विमाएं क्या होती है। अगर विमाएं की बात करूं मैं, तो तीन विमाएं होती है। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और एक ऊंचाई होगी। ये आपकी तीन विमाएं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2D और 3D क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है कि 2D डायग्राम व 3D डायग्राम क्या होता है, यानी कि दो विमाएं वाले आकृति और तीन विमाएं वाले आकृति कौन सी होती है? सबसे पहले आप लोगों को 2D और 3D का मतलब पता होना चाहिए। 2D का मतलब जिसके अंदर दो विमाएं होगी, जैसे कि लंबाई चौड़ाई हो। और 3D का मतलब जिसके अंदर तीन विमाएं होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी मैथ्स की बुक है। ये हमारी मैथ्स की बुक है। अगर आप लोग इस बुक को देखोगे, तो इस बुक में आप लोगों को लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है आप लोगों की, और इस बुक की कोई ना कोई मोटाई भी है। इस बुक की कुछ ना कुछ मोटाई भी है। इस टाइप की जो आकृति दिखेगी आप लोगों को, वो 3D आकृति होगी, यानी कि जिसके अंदर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, या फिर मोटाई भी होगी। अगर इस बुक की बात करें, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी मोटाई है। अगर चौड़ाई को मैं ऊंचाई बोलूं, तो भी आप लोग समझ सकते हो कि भाई कि ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये कितनी मोटी है, यानी कि इसकी ये मोटाई है। अगर इस बुक के मैं पेज की बात करूं, अगर इस बुक के मैं इस पेज की बात करूं, तो इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर मोटाई की बात करूं मैं, तो आप लोग इसको नगण्य मान सकते हो। तो ये जो पेज है, ये 2D डायग्राम है आप लोग का, ये 2D आकृति है। और अगर इस बुक की बात करो, हमारे इस बुक की बात, तो ये एक 3D आकृति है। इन आकृतियों को समझने से पहले आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। वो टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उसके बाद में हम फॉर्मूला के ऊपर चलेंगे। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि आपकी मम्मी जो रोटी बनाती है, वो गोल आकार की होती है, यानी कि एक सर्कल के आकार की होती है, वो 2D आकृति है। और जिस गेंद से रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है, वो भी गोल होती है, लेकिन वो 3D आकृति है। तो आपकी मम्मी जो रोटी बनाती है वो व्रत है, यानी कि वो 2D आकृति है।
और रोहित शर्मा जिस गेंद से खेलता है वो आपकी 3D आकृति है। वैसे अभी हमने एक बुक बताई थी आप लोगों को अपनी गणित की, वो गणित की बुक एक 3D आकृति है और उसके पेज की बात करूं तो मैं वो 2D आकृति है। ऐसे बहुत से आकृतियां हैं जो आप लोग जानते हो। अगर मैं 2D आकृति की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा आयत एक 2D है, या फिर हमारा जो बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को ये भी एक 2D आकृति है, यानी कि इसमें लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, हम आयत की बात कर सकते हैं, हम वर्ग की बात कर सकते हैं, हम सर्कल की बात कर सकते हैं, हम समांतर चतुर्भुज की बात कर सकते हैं, या फिर इस बोर्ड पर जो भी डायग्राम मैं आप लोगों को बनाऊंगा वो सब 2D आकृति कहलाएगी। 3D आकृति को हमको देखना होता है, विजुअलाइज करना होता है, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बुक बताई। हमको पढ़ना है 3D मेंसुरेशन में 3D पढ़ना है, यानी कि जो त्रिविमीय या फिर 3 विमाएं वाली जो आकृति उनको पढ़ना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो 3 आकृति वाली विमाएं होती है या त्रिविमीय आकृतियां होती है या फिर 3 डायमेंशन आकृतियां होती है, उसमें 2 टर्मिनोलॉजी चलती है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक आपका आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आपका आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपका आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आप लोगों को समझना पड़ेगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3D आकृति की बात करूं मैं तो दो टाइप की आकृतियां होती है। एक आकृति तो वह जिसका पूरा फ्लैट सपाट हो, यानी कि जिसका जो सतह होगी वो समतल होगी। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ये 3D आकृति है, इसका ये वाला भाग भी समतल है, इसका पीछे वाला भाग भी समतल है, इसका ये वाला भाग भी समतल है, इसका ये वाला भाग भी समतल है, ये भी समतल है, ये भी समतल है, यानी कि ये एक समतल 3D आकृति है। वही अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये भी एक 3D आकृति है, लेकिन ये पूरी गोल वाली है, ये पूरी गोल वाली है। तो जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है वो समतल आकृति का निकलता है, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है जो गोल आकृतियां होगी या फिर जो गोल डायग्राम होंगे या फिर गोल चित्र आप लोगों ने देखे होंगे जिस पर वक्र होता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किस आकृति का निकलता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस आकृति का निकलता है। जिसकी सतह समतल है उसका तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, और जिसकी सतह गोल है, गोल सतह है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? तो ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक है। तो हमें ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, हमें ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, एकदम सीधे देखना है, एकदम सीधे। अगर आप लोग इसको एकदम सीधे देखोगे तो आप लोग इसको यहां से देख सकते हो, यानी आगे से, आप लोग इसको पीछे से देख सकते हो, आप लोग इसको इधर से देख सकते हो, आप लोग इसको इधर से देख सकते हो। हमें ऊपर और नीचे नहीं देखना है। ये 4 जो सतह है, ये पीछे वाली, ये आगे वाली, ये इधर वाली और इधर वाली, इन चारों को अगर मैं जोड़ लूं तो जो एरिया आएगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अगर इन चारों सतहों को अगर मैं जोड़ता हूं तो इसका जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। यानी जो समतल आकृतियों को अगर आप लोग ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन को छोड़ते हो, बाकी सबको आप लोग जोड़ते हो, तो वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं तो ये अपना कमरा है, इस कमरे के टॉप को छोड़ दो आप लोग और बॉटम को भी छोड़ दो, जो चारों दीवारें आप लोगों को दिख रही है इनको अगर मैं जोड़ लूं, यानी इनके एरिया को अगर मैं जोड़ लूं, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, इस मार्कर के इस टॉप वाले पोर्शन को छोड़ दूं मैं और इस नीचे वाले पोर्शन को छोड़ लो, ये जो वक्र आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा वक्र, इस वक्र के सतह, ये जो वक्र है, इस वक्र का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं, इस वक्र का क्षेत्रफल अगर निकालता हूं मैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कि 2 टाइप की आकृतियां बताई मैंने आप लोगों को। एक आकृति वह जिसका सतह समतल होगी, एक आकृति वह जिसकी जो सतह होगी वो थोड़ी वक्र होगी, घुमावदार होगी, गोले टाइप से होगी। तो जो समतल आकृति होता है उनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, और जो घुमावदार यानी कि जो वक्र वाली आकृतियां होती है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। ये 2 टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को समझनी है। अगर ये 2 टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पार्श्व में आप लोगों को टॉप और बॉटम को छोड़ना होता है, बाकी सबको जोड़ना होता है। वैसे ही आप लोगों को वक्र में क्या करना है? टॉप और बॉटम को छोड़ना है, बाकी वक्र वाले को जोड़ना है, वक्र वाले एरिया को जोड़ोगे आप लोग। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी आप लोग।
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घुमावदार सतहों का निकलता है। जैसे आपने बर्थडे की कैप देखी होगी, वो इस आकार की होती है जिसको आप लोग बोलते हो शंकु। इस आकृति को आप लोग बोलोगे शंकु। ये बर्थडे की कैप है, आपने देखी होगी, इसकी सतह घुमावदार होती है। आपके घर पे जो सिलेंडर है, यानी कि जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो बेलन, उसकी सतह भी एक घुमावदार होती है। अगर मैं गोले की बात करूं तो गोले की सतह भी घुमावदार होती है। तो जिन आकृतियों की सतह घुमावदार होती है उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। ये आपकी बर्थडे कैप है, इसकी सतह भी घुमावदार होती है, तो इसका भी आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। बेलन का भी सतह घुमावदार होती है, तो इसका भी आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर इस गोले की बात करूं तो एक स्पेशल आकृति है। गोले की अगर बात करूं मैं तो ये एक स्पेशल आकृति है, क्योंकि गोले में अगर आप लोग सतह को देखोगे तो पूरी सतह घुमावदार होती है। तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दोनों सेम होते हैं। अभी मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि गोला एकमात्र ऐसी आकृति है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो ये एक स्पेशल आकृति है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि गोला की सतह घुमावदार होती है लेकिन इसका कुल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक होते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो जिसकी सतह समतल होती है उनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है और जिसकी सतह घुमावदार होती है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता आप लोगों का आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आप लोगों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोगों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर मैं एकदम सीधा देखता हूं और जो सतह मुझे दिखती है उसको अगर मैं जोड़ूंगा तो वो लेटरल सरफेस एरिया होगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या फिर वक्र होगा। अगर मैं ये जो लेटरल सरफेस एरिया है यानी कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दूं, यानी कि टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दूं, यानी कि ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह को हम निकालते थे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था। लेकिन इसमें अगर मैं टॉप और बॉटम को भी ऐड कर दूं, यानी कि इस वाले क्षेत्रफल को और इस वाले क्षेत्रफल को भी ऐड कर दूं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। यानी कि परिभाषा समझो आप लोग, किसी भी आकृति की जितनी सतह है उन सभी सतहों के क्षेत्रफल को अगर आप लोग जोड़ते हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। वैसे अगर मैं घुमावदार आकृति की बात करूं तो ये एक घुमावदार आकृति आप लोगों को दिख रही होगी, मार्कर एक बेलन के टाइप का। इस घुमावदार सतह के साथ में अगर मैं इस टॉप को और इस बॉटम को जोड़ देता हूं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही चीज है, लेकिन समतल आकृति के लिए हम पार्श्व नाम यूज करते हैं और घुमावदार आकृति के लिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज करते हैं। दोनों चीज एक ही है, लेकिन कौन सी आकृति के लिए क्या नाम यूज करना वो आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। साथ ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी किसी आकृति का कोई डायग्राम दे रखा है या कोई आकृति है, उसके सभी के क्षेत्रफल को अगर आप लोग जोड़ते हो तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, चाहे वो घुमावदार हो या समतल हो। तो अभी तक आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आकृति जो आपके सिलेबस में दे रखी है। आपके सिलेबस में सबसे पहले जो आकृति दे रखी है वो दे रखी है घन। घन होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? सबसे पहले जो आकृति है वो है घन। घन को आप लोग इंग्लिश में बोलोगे क्यूब और हिंदी में बोलोगे आप लोग घन। क्या आप लोग जानते हो घन क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है घन क्या होता है? चलिए तो मैं आप लोगों को बता देता हूं घन होता क्या है। अभी आप लोग इधर समझने की कोशिश करो कि ऐसी आकृति
जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उसे आप लोग घन कहते हो। जैसे कि आप लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक घन है। इसकी अगर लंबाई की बात करूं मैं यहां से यहां तक, तो ये भी ये है। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं यहां से यहां तक, तो ये भी ये होगा। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो भी ये है। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि घन क्या होता है। एक सेकेंड। ये डिब्बा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डिब्बा आप लोगों को दिख रहा होगा। एक 3D आकृति है, यानी कि एक त्रिविमीय आकृति है। अगर इसके लंबाई की बात करूं तो ये इसकी लंबाई है। अगर इसके लंबाई की बात करूं तो ये इसकी लंबाई है। ये इतना चौड़ा है, और अगर आप लोग इधर देखोगे तो ये इतना मोटा भी है। दिख रहा है आप लोगों को? या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते भाई कि ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इतना मोटा है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो या फिर मोटाई हो, वो तीनों अगर बराबर है तो उसे आप लोग घन कहते हो। जैसे कि आपके सामने ये बॉक्स दिख रहा है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है और कुछ ना कुछ मोटाई है। यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी मोटाई है, कितना मोटा है ये। तो इस टाइप की जो आकृति आप लोगों को दिख रही है, इसको आप लोग क्या बोलोगे? घन बोलोगे। बात यह आती है कि घन की जो भुजाएं होती है, यानी घन की जितनी भी भुजा होगी वो सभी भुजा समान होगी। घन की जो भुजा होती है वो सभी समान होती है। अगर इस घन की बात करूं मैं, तो आप लोग मुझे बताओ इस घन में कितनी सतह है? ये जो घन आप लोगों को दिख रहा है, इस घन में कितनी सतह है? अगर आप लोग सतहों को गिनोगे तो ये एक सतह, ये दो सतह, ये तीन सतह, ये चार, ये पांच और छह। यानी घन में जो सतह होगी, घन में जो सतह होगी वो कितनी होगी? छह होगी। घन में जो सतह होती है वो कितनी होती है? छह होगी। यानी घन में जो फेसेज हो गया वो कितने हो गए? छह हो गए। अगर घन में मैं शीर्ष की बात करूं तो घन में कितने शीर्ष होते हैं? तो आप लोग देखोगे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये आठ। यानी घन के जो किनारे होते हैं, या फिर इसको बोलूं मैं शीर्ष, घन के जो शीर्ष, सॉरी, घन के जो कोने होते हैं या फिर शीर्ष, घन के जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं? आठ होते हैं। या फिर घन के जो कोने हो गए वो कितने होते हैं? आठ होते हैं। अगर घन के किनारों की बात करूं तो वो कितने हो गए? अगर आप देखोगे तो ये एक किनारा है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है। ठीक है, ऐसे कैसे चार इधर है तो चार पीछे आठ हो गए, और एक ये 9 और एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12। यानी टोटल कितने किनारे होते हैं? 12। घन की जो एजेज होती है, यानी जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं? 12। घन में कितने किनारे होते हैं? 12। अगर आप लोग इस घन को देखोगे तो इसका प्रत्येक सतह एक स्क्वायर के आकार की है, यानी एक वर्ग के आकार की है। घन की जो प्रत्येक सतह होती है वो एक वर्ग के आकार की होती है। यानी कि अगर आप लोग इधर बोर्ड पे देखोगे तो ये भी ये है, ये भी ये है, तो ये वाला क्या होगा? एक वर्ग होगा। इसके पीछे वाला भी इसके जैसा है, वो भी एक वर्ग होगा। इसके इस तरफ वाला भी इसके जैसा है, वो भी एक वर्ग हुआ। इस तरफ वाला भी इसके जैसा है, वो भी वर्ग हुआ। यानी कि जो घन होता है उसके अंदर 6 वर्ग होते हैं। घन होता है उसके अंदर कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग। यानी कि आप लोग लिख सकते हो कि घन के अंदर 6 वर्ग होते हैं। घन के अंदर, घन में, घन में 6 वर्ग होते हैं। 6 वर्ग होते हैं। घन में 6 वर्ग होते हैं। अब हम बात करते हैं जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग बताओ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस किनारे को जोड़ना आपको, इस किनारे को जोड़ना आप लोगों को, यानी कि आगे वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला। तो कितने वर्ग हुए? यानी कि एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग और चार वर्ग। चार वर्ग को जोड़ोगे आप लोग तो क्या आएगा? आप लोगों के घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। प्रत्येक घन का जो वर्ग होता है, या सॉरी, प्रत्येक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है। और यहाँ पर चार वर्ग है तो कितना होगा? 4a स्क्वायर। तो जो घन है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4a स्क्वायर। वैसे अगर मैं घन के, वैसे अगर मैं घन के
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? अब घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो घन में 6 सतह होती है और प्रत्येक सतह एक वर्ग के आकार की होती है। एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है, तो 6 सतहों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 6a² होगा। आई बात समझ में आप लोगों को? आई बात समझ में आप लोगों को? सबको आगे होगी मेरे हिसाब से समझ में बात है कि क्या मैं कहना चाहता हूं। अब हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। क्या आप लोग जानते हो आयतन क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो आयतन क्या होता है? आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन, आयतन क्या होता है? चलो समझो आप लोग, कोई वस्तु या कोई फिगर स्पेस में जितनी जगह घेरता है, जैसा समझो आप लोग, ये स्पेस है, ये मेरा मार्कर है, जैसे मैंने इस मार्कर को स्पेस में लाया तो इस मार्कर ने इतनी जगह को घेर लिया, ये हमारा आयतन होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं, कोई फिगर द्वारा स्पेस में घेरी गई जगह को आप लोग आयतन कहते हो, वॉल्यूम कहते हो। जैसे कि स्पेस में इस मार्कर ने इतनी जगह को घेर लिया, इतनी जगह को अपने अंदर ले लिया, तो ये इसका आयतन कहलाएगा। तो जो क्यूब होता है यानी कि जो घन होता है उसका जो आयतन होता है वो कितना होता है? a इंटू ए इंटू ए, यानी कि a इंटू ए इंटू ए, तो कितना होगा? a क्यूब। तो घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा? a क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन a क्यूब। घन की सतह 6 होती है, घन में शीर्ष 8 होते हैं, घन में किनारे 12 होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। घन की प्रत्येक सतह एक वर्ग होती है। चलिए अब हम बात करते हैं डायगोनल। क्या आप लोग जानते हो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल को आप लोग बोलते हो विकर्ण। डायगोनल को आप लोग बोलते हो विकर्ण। मैं तो लिख देता हूं, डायगोनल को आप लोग बोलते हो विकर्ण। क्या आप लोग जानते हो विकर्ण क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो विकर्ण क्या होता है? समझो आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ग बनाया, ये वर्ग की भुजा ए है, ये वर्ग की भुजा ए है। इस वर्ग के अंदर अगर मैं ऐसी एक लाइन खींचता हूँ, यानी कि इस कोने से और इस कोने को मिलाता हूं मैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक विकर्ण कहलाएगा, यानी डायगोनल कहलाएगा। ये वर्ग का क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाता हूँ तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वो √2a आएगा। वर्ग का विकर्ण कितना आएगा? √2a। ये तो वर्ग का विकर्ण है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप लोग घन का डायगोनल यानी कि ये जो घन है इसका विकर्ण निकाल सकते हो, या घन का विकर्ण कितना होगा? तो पहले समझो कि घन का विकर्ण होगा क्या। वर्ग में आप लोग समझ गए होगा कि अगर इस कोने से इस कोने को अगर मैं मिलाता हूं तो वो उसका विकर्ण कहलाएगा। विकर्ण समझ गए होगे आप लोग, विकर्ण क्या होता है कि इस कोने को इस कोने से मिलाओगे तो वो विकर्ण कहलाएगा। अगर घन के विकर्ण की बात करूं मैं, तो घन के इस कोने को पकड़ो, इस कोने को इस वाले कोने से मिला दो, यानी घन के इस वाले कोने को पकड़ो, यानी कि इस वाले कोने को आपको पकड़ना है, इस वाले कोने को, और इस कोने से आप लोगों को मिलाना है। इस वाले कोने को इस वाले कोने से मिलाऊंगा मैं, तो ये आपका क्या आएगा? एक घन का डायगोनल आएगा। चलो समझो आप लोग, ऐसे समझो कि ये कमरा है, इस कमरे के इस वाले कोने से, यानी कि ये वाला जो कोना है, इस वाले कोने से इस वाले कोने को अगर मैं मिलाता हूं तो वो उसका विकर्ण कहलाएगा, यानी कि इस कमरे का डायगोनल कहलाएगा। या फिर आप लोग ऐसे समझो कि ये कमरा है, इस कमरे में मुझे एक सबसे बड़ी छड़ रखनी है, यानी कि एक लकड़ी रखनी है जो सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो मैं कैसे रखूंगा? मुझे अगर सबसे बड़ी लकड़ी रखनी है तो मैं इस कोने से उस कोने तक की लकड़ी रखूंगा, वही सबसे बड़ी लकड़ी होगी। अगर इसके अलावा कोई लकड़ी रखता हो तो बहुत छोटी आएगी। तो यानी कि इस कोने से उस कोने तक अगर मुझे छड़ रखनी है तो वो सबसे बड़ी छड़ होगी, तो वो उसका क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। इसके विकर्ण को कैसे निकालोगे? अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो आप लोगों को नीचे जो पोर्शन दिख रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला एक वर्ग के आकार का है, और इसका विकर्ण मैंने भी आप लोगों को बताया कितना का? √2a होता है। इसका विकर्ण कितना होगा? √2a, यानी कि इसका जो विकर्ण आता है वो √2a आता है, और ये कितनी भुजा आपकी a है, ये a है, ये √2 है। अगर आप लोग इधर देखोगे, अगर इधर आप लोग देखोगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो आपका विकर्ण आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कितना होगा? रूट में आएगा ये सब कुछ, यानी कि रूट के अंदर क्या बनेगा? रूट के अंदर बनेगा ये रूट इसका स्क्वायर बनेगा, यानी कि इसका स्क्वायर क्या होगा? 2a², यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसका a²। 2 और 1 कितना होगा? 3, यानी कितना है? 3a² आएगा, और ये किसका होगा? रूट में होगा। ये a² है तो बाहर आ जाएगा,
ए स्क्वायर बार आ जाएगा और अंदर कितना जाएगा √3 और ये बार आ गया। तो √3 है ये घन का डायगोनल होता है, घन का विकर्ण होता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा घन का डायगोनल कितना √3 होता है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, इसका जो आयतन होता है वो 1 क्यूब होता है। ये था आपके सिलेबस की पहली आकृति यानी पहला फिगर जो था क्यूब। इसके सभी फॉर्मूले आपके सामने, ये आप लोगों को अपने नोट्स के अंदर लिखने हैं और इनको याद भी करना है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। बाकी की जो आकृतियां हैं आप लोगों की घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, छिन्नक है, ये सब आकृतियों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और फिर उस पर बेस्ड अपनी जो प्रश्नवाली है 12वीं आपकी जो एक्सरसाइज है 12वीं आपकी जो एक्सरसाइज है 12वीं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, उसी को मैंने शुरू किया है। उसकी पहली आकृति को मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बाकी की आकृतियों को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग इन सबके नोट्स बनाओ और इन फॉर्मूलों को याद करो। अभी बाकी फॉर्मूले और बाकी है जिनको मैं आप लोगों को अगली क्लास में समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप लोग इनको लर्न करें।